लाइफ कितनी सिंपल और इजी हो सकती है अगर हम उसका रोड मैप समझ जाएं। कैसे? अपनी बेसिक एस्ट्रोलॉजी को जान के, अपना बेसिक जान के कि हमारे गुड प्लैनेट्स क्या हैं, हमारे बैड प्लैनेट्स क्या हैं, हमारी महादशा अंतरदशा क्या है जिससे हम अभी अंडरगो कर रहे हैं। ये सब एक बेसिक नॉलेज है जो मुझे ऐसा लगता है आज के डे एंड एज में सबको आनी चाहिए। इनफैक्ट स्कूल्स तक को एस्ट्रोलॉजी इस बेसिक लेवल तक पढ़ानी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम में मैं आपको आपका बर्थ चार्ट एक बेसिक लेवल तक पढ़ना सिखाऊंगा। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हाउ टू रीड योर बर्थ चार्ट इन अ वेरी बेसिक लेवल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। आपको आपका लगन पता होना चाहिए कि आपकी कुंडली का लगन क्या है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपकी कुंडली का लग्नेश क्या है और आपके कुंडली के कौन कौन से घर कौन से प्लैनेट्स रूल करते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपना लगन जानने के लिए कि आपकी कौन से लगन की कुंडली है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि आपकी कौन से असेंडेंट की कुंडली है। आप ये देखते हो कि इस बर्थ चार्ट में ये जो रेक्टेंगुलर शेप बर्थ चार्ट है, इसमें सामने सेंटर में जो टॉप पे एक डायमंड शेप बॉक्स है, इस पे 1 से 12 के बीच में क्या नंबर लिखा हुआ है। अब अगेन प्री रिक्विजिट में मैंने तभी मेंशन करा है कि आप लोगों को हाउसेस क्या होते हैं, ज़ोडिएक साइंस क्या होते हैं, वो मालूम होना चाहिए, तभी आप इस वीडियो को ढंग से समझ पाओगे। नाउ फॉर एग्जांपल इस बॉक्स में फर्स्ट हाउस में मान लो नंबर 1 ही लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये एरीज असेंडेंट की कुंडली होगी। अब एरीज असेंडेंट का रूलर कौन हो जाता है? एरीज असेंडेंट का रूलर हो जाता है मार्स। तो आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये पता होना चाहिए कि एक लगन कौन सा है, कौन से लगन की कुंडली है और इसका मालिक कौन है, और इसका मालिक फिर बैठा भी किधर है। इसके मालिक की प्लेसमेंट बहुत कुछ डिटरमिन करेगी बर्थ चार्ट के बारे में। इसको आगे और डिटेल में कवर करेंगे। अभी कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अब चलिए, ये एक दूसरी कुंडली है। इसमें हम देख रहे हैं कि फर्स्ट बॉक्स में जो छोटा सा नंबर लिखा है उसको इनफैक्ट राशि कहते हैं, ज़ोडिएक साइन कहते हैं। ये 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये एक जेमिनाई असेंडेंट की कुंडली हो गई। हिंदी में जेमिनाई को बोलते हैं मिथुन। जेमिनाई का रूलर कौन हो जाता है? जेमिनाई का रूलर हो जाता है मर्क्यूरी यानी बुध। वैसे ही अगर फर्स्ट हाउस में अब हम देख रहे हैं नंबर 5 लिखा है, इसका मतलब है ये एक लियो असेंडेंट की कुंडली हो गई। तो लियो असेंडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट का हो गया, लियो असेंडेंट का इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो गया सन। तो आप ये भी देखेंगे कि सन की प्लेसमेंट कैसी है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फर्स्ट कैटेगरी को अंडरस्टैंड करने के। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि 1 से 12 जो राशियाँ हैं वो फिक्स्ड होती हैं। तो 1 नंबर की राशि यानी जैसे एरीज होती है, 2 यानी टॉरस होती है, ये साइड पे लिस्ट दी हुई है। आपको अगर ये लिस्ट पता होगी तो आप बहुत आसानी से अपनी कुंडली का जो असेंडेंट है वो जान सकते हैं। और फिर आपका सेकंड इसमें कैटेगरी का जो सेकंड स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इसका जो रूलर है उसकी प्लेसमेंट कैसी है। अगर इसकी प्लेसमेंट अच्छी है तो बर्थ चार्ट को रीड करते हुए डिटरमिन करना कि आगे नेटिव की लाइफ कैसी जाएगी ईजी हो जाता है। एंड एट द सेम टाइम अगर लग्नेश का मालिक यानी जो कुंडली है, फर्स्ट हाउस के रूलर के मालिक जो है, वो अगर पीड़ित है, पीड़ित का मतलब है किसी नेगेटिव प्लेसमेंट में है, मान लो किसी नेगेटिव प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में है, राहु केतु के एक्सेस में है, या फिर नेगेटिव हाउस में जाके बैठा हुआ है 6th 8th या 12th हाउस में, तो थोड़े नेगेटिव पैरामीटर हो जाते हैं एक चार्ट को असेस करने के। साथ में हम ये भी देखते हैं हमारे फर्स्ट कैटेगरी में कि उस कुंडली के अंदर जो बाकी के प्लैनेट्स हैं वो कौन कौन से हाउसेस को रूल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने जैसे एरीज कुंडली की बात करी, यानी अगर पहले घर में 1 नंबर की राशि से ही कुंडली स्टार्ट हो रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस कुंडली के अंदर जो प्लैनेट वीनस है, शुक्र, वो 2nd और 7th हाउस के मालिक बन जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फॉर अ एरीज असेंडेंट इंडिविजुअल, वीनस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फैमिली, फॉर देयर एक्यूमुलेटेड वेल्थ, बिकॉज 2nd हाउस रिप्रेजेंट्स फैमिली एंड एक्यूमुलेटेड वेल्थ। एंड एट द सेम टाइम वीनस इज ऑल्सो सिंस रूलिंग द 7th हाउस ऑफ मैरिज एंड पार्टनरशिप्स। तो शुक्रदेव हमारे मेष लगन की कुंडली के शादी और पार्टनरशिप के भी कारक हो गए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे।
उसी तरीके से अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल एक एक्वेरियस असेंडेंट कुंडली की, एक्वेरियस असेंडेंट कुंडली का मतलब हो गया कि पहले घर में जो राशि लिखी है वो नंबर 11 लिखी है। तो उससे हमें ये पता लगता है कि एक तो एक्वेरियस असेंडेंट कुंडली के मालिक कौन हो गए, उनके मालिक हो गए शनि यानी सैटर्न। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि राशियाँ कौन कौन से प्लैनेट्स की लॉर्डशिप के अंदर आती हैं और उन प्लैनेट्स की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में कैसे है। अब अगेन मैंने जब अभी एक्वेरियस कुंडली की बात करी तो मैं अब आपसे पूछूं कि एक्वेरियस कुंडली के अंदर ही फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी कौन से 2 घर रूल करते हैं, तो मुझे एज ए लेमैन ये जानना ज़रूरी है कि मर्क्यूरी के 2 ज़ोडिएक साइन हैं। वो हैं क्या? मर्क्यूरी के 2 ज़ोडिएक साइन है जेमिनी एंड वर्गो। तो मैं ये देखूंगा कि एक्वेरियस लगन की कुंडली में जेमिनी यानी नंबर 3 और वर्गो यानी नंबर 6 कहाँ लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल इनके केस में एक्वेरियस असेंडेंट चार्ट में जो मर्क्यूरी है वो रूल करता है जेमिनी और वर्गो की राशियों को। तो मर्क्यूरी इज द रूलर ऑफ द 5th लॉर्ड एंड द 8th लॉर्ड। क्यों? बिकॉज नंबर 3 की राशि यानी जेमिनी 5th हाउस में लिखी है और नंबर 6 की राशि यानी वर्गो 8th हाउस में लिखी है। इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक तो आपकी कौन सी असेंडेंट की कुंडली है, एक बात। दूसरा, उस असेंडेंट का मालिक कौन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होगा आपके लिए, और वो बैठा का है। और तीसरा, उस कुंडली के जो बाकी घर हैं उसमें जो प्लैनेट्स अलॉटेड है उनको कौन कौन से घर की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिली है। तो ये था आपका कैटेगरी 1। अब हम सेकंड सेगमेंट पे आ जाते हैं। सेकंड सेगमेंट में अब हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हर बर्थ चार्ट या इनफैक्ट हर नेटिव के प्लैनेट्स 3 से 4 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। हर इंसान के गुड प्लैनेट्स होते हैं, बैड प्लैनेट्स होते हैं, एक तीसरी कैटेगरी होती है उसे बोलते हैं मारक प्लैनेट्स होते हैं। मारक यानी आपको डेथ इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, वो प्लैनेट्स आपके लिए इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इतने ज़्यादा रिस्की होते हैं। और चौथी कैटेगरी होती है, हर चार्ट पे अप्लाई नहीं होती बट चार्ट टू चार्ट वेरी करता है। एट टाइम्स कुछ प्लैनेट्स आपके लिए न्यूट्रल हो जाते हैं। तो इस सेकंड सेगमेंट में हम एक रफ ओवरव्यू ले लेते हैं कि आपको आपके गुड, बैड और मारक प्लैनेट्स कम से कम कैसे पता लगेंगे। तो सबसे बड़ा गोल्डन रूल है कि किसी भी कुंडली का 1st, 5th और 9th लॉर्ड आपके गुड प्लैनेट्स हो जाते हैं। उसी तरीके से किसी भी कुंडली का 3rd, 6th और 11th लॉर्ड आपके बैड प्लैनेट्स हो जाते हैं। और लास्ट आपका 2nd और 7th लॉर्ड आपकी कुंडली का मारक प्लैनेट हो जाता है। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम एरीज असेंडेंट की कुंडली ले लेते हैं। अब एरीज असेंडेंट की कुंडली के लिए हम देखेंगे कि कौन कौन से प्लैनेट्स हैं या कौन कौन सी राशि हैं जो 1st हाउस, 9th हाउस और 5th हाउस को रूल करती हैं। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एरीज की राशि, लियो की राशि और सैजिटेरियस की राशि के मालिक कौन है, प्लैनेट्स कौन है। तो अगेन ये प्री रिक्विजिट है, आपको पता होना चाहिए कि राशियां और उनके मालिक कौन होते हैं। तो फॉर एग्जांपल एरीज असेंडेंट की अगर मैं बात करूं तो उसके गुड प्लैनेट्स हो गए मार्स, जुपिटर और सन। उसी तरीके से अगर मैं एरीज असेंडेंट के बैड प्लैनेट्स की बात करूं तो मैं देखूंगा कि 3रे, 6ठे और 11वें घर में राशियां क्या लिखी हुई हैं। तो मैं देख पा रहा हूं कि 3रे घर में जेमिनी राशि लिखी है, 6ठे घर में वर्गो और 11वें घर के अंदर शनि। इसका मतलब है कि इस कुंडली के जो बैड प्लैनेट हो गए वो हो गए मर्क्यूरी एंड सैटर्न। लास्ट हम देखेंगे कि इस कुंडली का 2nd और 7th लॉर्ड कौन है। तो इस कुंडली के अंदर हम देख रहे हैं कि 2nd और 7th लॉर्ड दोनों ही वीनस बनता है। तो एरीज लगन कुंडली के लिए जो उसका मारक प्लैनेट हो गया यानी बहुत ही डेथ इन्फ्लिक्टिंग प्लैनेट, वो बन जाता है वीनस। तो चलिए पहले हम एग्जाम्पल के तौर पे टॉरस असेंडेंट का चार्ट ले लेते हैं। तो आप ये चेक करो कि टॉरस असेंडेंट के चार्ट के 1st, 9th और 5th हाउस के मालिक कौन हो गए, यानी 1st, 9th और 5th लॉर्ड कौन बन गए। तो आप चेक करो कि 1st हाउस में क्या राशि लिखी है, राशि लिखी है नंबर 2। नंबर 2 का मालिक हो गया वीनस। तो फर्स्ट गुड प्लैनेट टॉरस असेंडेंट्स के लिए हो गया वीनस। अब आप देखेंगे 9th हाउस, 9th हाउस में क्या राशि लिखी है।
तो हम देख रहे हैं 9th हाउस में राशि लिखी हुई है नंबर 10। नंबर 10 का मतलब हो गया कैप्रिकॉर्न, जिसका मालिक हो गया सैटर्न। तो टॉरस असेंडेंट्स के लिए सेकंड गुड प्लैनेट क्या बन गया? शनि। और थर्ड गुड प्लैनेट टॉरस असेंडेंट्स के लिए देखने के लिए हम चेक करेंगे कि 5th हाउस में क्या नंबर लिखा है, यानी क्या राशि लिखी है। तो 5th हाउस में हम देख रहे हैं कि नंबर 6 लिखा हुआ है। तो नंबर 6 का मतलब हो गया वर्गो, वर्गो का मालिक हो गया मर्क्यूरी। तो इस ढंग से हमें ये देखना होता है कि टॉरस असेंडेंट के गुड प्लैनेट्स क्या हो गए? वीनस, सैटर्न और मर्क्यूरी। अब उसी तरीके से अगर मेरे को इस कुंडली के बैड प्लैनेट्स देखने हैं तो मैं देखूंगा कि 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस में क्या राशियां लिखी हुई हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि इस चार्ट में 3rd हाउस में राशि आ गई नंबर 4। अब नंबर 4 का रूलर कौन हो गया? नंबर 4 का रूलर हो गया मून, क्योंकि कैंसर की राशि इज रूल्ड बाय मून। उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि नंबर 6th हाउस में राशि लिखी है नंबर 7। बट हम अगर आप एक चीज़ देखें कि नंबर 7 और नंबर 2 का रूलर तो वीनस है और वीनस तो गुड प्लैनेट में आ रहा है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर ऑलरेडी कोई प्लैनेट 1, 9, 5 का मालिक होके गुड प्लैनेट में आ जाता है, तो अगर ऐसा भी हो कि वो बैड या मारक की कैटेगरी में आ रहा है, तो आप ऐसे समझो कि एक चीज़ पॉजिटिव हो गई और एक चीज़ नेगेटिव। तो 1 पॉजिटिव एंड 1 +1 -1 चीज़ 0 हो गई, तो वो चीज़ ना नेगेटिव रही ना पॉजिटिव रही। तो उस प्लैनेट को आप फिर भी गुड प्लैनेट की कैटेगरी में ही रखेंगे। तो अब इससे मेरा क्या मतलब है? इस कुंडली के फिर बैड प्लैनेट्स कौन से हैं? हम देखेंगे इस कुंडली के बैड प्लैनेट्स हैं 3, 6, 11 में। तो 3rd हाउस का रूलर हो गया मून, तो इस कुंडली का एक बैड प्लैनेट हो गया मून। अब 6th हाउस का जो रूलर है वो भी वीनस है, बट अभी मैंने जो समझाया वीनस ऑलरेडी कैटेगरी में आ गया गुड प्लैनेट की, तो हम इसको पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल हो गया। और लास्ट इस कुंडली का जो बैड प्लैनेट है वो है जुपिटर, क्योंकि 11th हाउस में राशि लिखी थी पाइसेस, तो उसका रूलर हो गया जुपिटर। तो बैड प्लैनेट तो इस कुंडली के बन गए मून और जुपिटर। अब मैं देखूंगा कि इस कुंडली का 2nd और 7th लॉर्ड कौन है। तो मैं ऑलरेडी देख सकता हूं कि 2nd लॉर्ड इस कुंडली का मर्क्यूरी है। बट मर्क्यूरी बैड मारक प्लैनेट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो मेरे गुड प्लैनेट के अंदर आ गया। तो सेम कहानी हो गई जो वीनस वाली हुई थी। सिंस मर्क्यूरी ऑलरेडी एक गुड प्लैनेट की कैटेगरी में आया है, तो इवन दो 2nd हाउस का रूलर है, फिर भी हम उसे मारक में नहीं काउंट करेंगे। तो इस कुंडली का केवल मारक प्लैनेट क्या है? फिर 7th हाउस पे आ जाओ। 7th हाउस में अब देखेंगे कि क्या राशि लिखी है। अब 7th हाउस में मैं देख रहा हूँ 8 नंबर लिखा है। 8 नंबर यानी स्कॉर्पियो। अब स्कॉर्पियो का रूलर क्या हो गया? मंगल। तो इस कुंडली का मारक प्लैनेट हो गया मार्स। तो चलिए अब हमने इन एग्जाम्पल से ये तो समझ लिया कि हम अपने गुड प्लैनेट्स, बैड प्लैनेट्स और मारक प्लैनेट्स आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। बट थोड़ा लॉजिक भी डालते हैं 2 मिनट के लिए कि आपके कोई प्लैनेट्स गुड प्लैनेट, बैड प्लैनेट और मारक प्लैनेट बनते क्यों हैं। तो पहले हम बात करूंगा गुड प्लैनेट्स की। आपके कभी भी कुंडली के जो गुड प्लैनेट्स होते हैं ना, वो आपके 1st हाउस, 9th हाउस और 5th हाउस के मालिक होते हैं। अब 1st हाउस की अपनी बहुत ज़्यादा अहमियत है, 9th हाउस और 5th हाउस की, बट लेमैन टर्म्स में इनको त्रिकोण घर बोलते हैं। इट इज़ द हाईएस्ट ऑफ द त्रिकोण हाउसेज, जो बहुत पॉजिटिव घर होते हैं आपके कुंडली के। उसका तभी ये रीज़न है कि जो 1st, 9th और 5th हाउस के मालिक हैं वो हमेशा आपकी कुंडली के अच्छे ग्रह होंगे। अब उसी तरीके से आपकी कुंडली के बैड प्लैनेट 3, 6 और 11वें घर के प्लैनेट्स ही क्यों होते हैं, उसका एक रीज़न होता है। 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस को हम उपच्य हाउस कहते हैं। ये हाउसेस टेक्निकली दे गेट बेटर विद टाइम, दे ग्रो बेटर विद टाइम। तभी जो इनके मालिक होते हैं उनको हम बैड प्लैनेट की कैटेगरी में रखते हैं। और लास्ट अगर मैं बात करूं मारक प्लैनेट की, मारक प्लैनेट हमेशा आपके 2nd हाउस और 7th हाउस के मालिक होंगे। क्यों है ऐसा? क्योंकि 2nd हाउस और 7th हाउस दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए कॉन्स्टेंटली हम अपने आप से मर रहे होते हैं। हम वी आर टेक्निकली डाइंग। हु आर वी डाइंग फॉर? वी आर डाइंग फॉर अ फैमिली, वी आर डाइंग फॉर वेल्थ, जो 2nd हाउस रिप्रेजेंट करता है। अब जब आपकी शादी होती है और ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां आप लोग एक सेम पेज पे नहीं होते या डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आते हैं, या आप जब शादी करते हैं इट इज़ लाइक आपका एक नया जन्म हुआ है, तो 2nd और 7th हाउस के मालिक तभी आपके मारक प्लैनेट बन जाते हैं।
इसके बहुत डिटेल्ड एनालिसिस हैं कि क्यों ये नेगेटिव, मारक और गुड प्लैनेट्स होते हैं। बट एज अ ले मैन आपको ये जानना ज़रूरी है बेस लेवल पे कि ये प्लैनेट्स आपके तभी इन कारणों से आपके गुड, बैड और मारक प्लैनेट बनते हैं। अब हम पहुंच गए हैं इस वीडियो के थर्ड सेगमेंट पे, उसके लास्ट सेगमेंट पे। इसको बोलते हैं दशा। दशा का गूगल मीनिंग ज्योतिष का होता है प्लैनेटरी टाइम साइकिल। तो हम सब किसी ना किसी दशा से ऑपरेट कर रहे होते हैं। आप बेसिकली ये चेक करते हो कि कोई भी नेटिव है, उसकी एक जनरल नज़रिए में एक तो उसकी महादशा क्या चल रही है और अंतरदशा क्या चल रही है। बिफोर हम प्रैक्टिस करें एक दो चार्ट्स पे कि आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो, अब अभी तक जो भी हमने पढ़ाई करी इसको लॉजिकली अप्लाई करके देखो। एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट महादशा एज द नेम सजेस्ट एक लंबे समय के लिए है, महादशा। और अंतरदशा कंपैरेटिवली छोटी होती है। महादशा मान लो अगर साल है तो अंतरदशा साल के जो महीने हैं वो अंतरदशा हो गई। महीने में हफ्ते ले आओ, हफ्ते में दिन ले आओ, ऐसी महादशा और अंतरदशा अपना एक रोल प्ले करते हैं। तो अभी तक आपने जब ये समझ लिया कि आपकी एक तो कुंडली कौन से लगन की है, फिर आपने ये समझ लिया कि आपकी कुंडली के जी गुड प्लैनेट, बैड प्लैनेट, मारक प्लैनेट के हैं, तो दशा में आप बेसिकली यही चेक कर रहे होते हो कि अब आपके गुड, बैड, मारक प्लैनेट की कहीं दशा तो नहीं चल रही। और अगर चल भी रही है महादशा में तो अंतरदशा में कब कब आपके गुड प्लैनेट की दशा आ रही है। ये एक बहुत बड़ा फाउंडेशन होता है अपनी बाकी की ज्योतिष की प्रिडिक्शन करने के लिए। तो चलिए एक दो एग्जाम्पल देखकर इसको यूज करते हैं कि एक डिटरमिन कैसे करता है एस्ट्रोलॉजर कि अगले का जो समय है एक नेटिव का वो आगे कैसे जाएगा, और आगे अगर जाएगा भी तो इसमें उसका अच्छा समय कब आएगा। एक गाइडेंस जो दी जाती है इन्हीं पैरामीटर्स पे दी जाती है। तो सिंस हमने सेगमेंट 2 के अंदर दो लगन के एग्जाम्पल लिए थे, एरीज लगन के चार्ट का और एक टॉरस लगन के चार्ट का, तो अब इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं दो चार्ट्स में कि एक तो महादशा, अंतरदशा प्लैनेट्स की देखते कैसे हैं। तो फर्स्ट रूल होता है कि मेजॉरिटी वेबसाइट्स जो स्पेशली फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती हैं उस पर जो दशा की डेट साइड पे दी होती हैं वो एंडिंग डेट्स दी होती हैं। तो फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि इस चार्ट के अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि जो सैटर्न की महादशा है वो खत्म हो गई थी 24 अक्टूबर 2021 को। अब आप हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी नेटिव की लाइफ में महादशा शनि की आएगी वो हमेशा 19 साल की आएगी। वो अलग बात है कि किसी की शनि की महादशा वो उनकी बचपन में ही निकल गई या आनी एट द एज ऑफ 100 ईयर्स है, वो अलग बात है। बट कोई भी यदि शनि की महादशा में ऑपरेट करेंगे तो पूरे 19 साल के लिए ही करेंगे। और कभी भी वो व्यक्ति जब शनि की महादशा से एग्जिट करेगा तो वो व्यक्ति हमेशा मर्क्यूरी यानी बुध की महादशा में ही एंटर करेगा। और सबके लिए बुध की जो महादशा है वो 17 साल की ही आती है। अगर आप इस एग्जाम्पल में भी देखें तो मर्क्यूरी की महादशा स्टार्ट हो गई थी 24 अक्टूबर 2021 और उसमें आप 17 ईयर्स ऐड करेंगे तो आप देखेंगे ये दशा चलनी है 24 अक्टूबर 2038 तक। अब इसमें मैं जब फर्दर क्लिक करूंगा तो मुझे ये दिखेगा कि महादशा में मर्क्यूरी की अंतरदशा कौन से प्लैनेट की चल रही है। तो इस कुंडली में हम देख पा रहे हैं कि अभी जो महादशा में अंतरदशा चल रही है वो मर्क्यूरी में महादशा में अंतरदशा ही मर्क्यूरी की चल रही है, जो कब खत्म होगी, ये खत्म होगी 21 मार्च 2024 को। और जैसे ही मर्क्यूरी की अंतरदशा खत्म होगी तो केतु की अंतरदशा स्टार्ट हो जाएगी। और ये कब खत्म हो रही है, ये खत्म हो रही है 18 मार्च 2025 को। तो एक तो पहले अगर हम चार्ट पे नजर डालें तो हमें दिख रहा है कि एक एरीज असेंडेंट का चार्ट है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे ये दिख रहा है कि इस कुंडली के गुड प्लैनेट्स कौन से हो गए। अब 195 के हिसाब से मैं देख रहा हूं तो इस कुंडली के गुड प्लैनेट्स हो गए मार्स, जुपिटर और सन। और इस कुंडली के बैड प्लैनेट्स कौन से हो गए, इस कुंडली के बैड प्लैनेट्स हो गए मर्क्यूरी और सैटर्न। और इस कुंडली का मारक प्लैनेट कौन सा हो गया, इस कुंडली का मारक प्लैनेट हो गया वीनस। तो मुझे एज एन एस्ट्रोलॉजर ये बात अब समझ आ रही होगी कि अभी इस नेटिव का जो टाइम पीरियड चल रहा है वो एक नेगेटिव टाइम पीरियड चल रहा है। बट एक एस्ट्रोलॉजर हमेशा ये देख रहा होता है कि इवन दो अगर आपका अभी एक नेगेटिव टाइम पीरियड चल रहा है, आपका आगे अच्छा टाइम कब आ रहा है।
आप ये नोट डाउन करके अपना एक एनालिसिस देते हो। तो सिंस मुझे क्लैरिटी है कि एक एरीज असेंडेंट चार्ट के नेटिव के लिए मार्स, सन और जुपिटर तो अच्छे प्लैनेट्स हो गए, तो मैं ये चेक करूंगा कि इस कुंडली के अंदर अच्छा टाइम अंतर्दशा में कब आ रहा है। तो अगर मेरे पास एक तो ये नेटिव आते हैं तो मैं एक तो ये अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ कि एक तो अभी इनके लिए एक डिफिकल्ट टाइम होगा, क्योंकि महादशा मान लो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है आपकी और अंतर्दशा आप मान लो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है। तो या फिर ये हो कि सेंटर नहीं तो स्टेट तो आपका हो, बट इस केस में मेरे को एक क्लियर इंडिकेशन है कि ये दोनों ही टाइम पीरियड एक नेटिव के नेगेटिव है। बट मैं ऐसे नेटिव को ये ज़रूर अश्योरेंस दूंगा कि आपका आने वाला जो अंतर्दशा का टाइम है, सन का, मून का, मार्स का, वो उनके सपोर्टिंग प्लैनेट्स की दशा आने वाली है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं देख पा रहा हूँ कि 18 जैन 2028 में जब वीनस खत्म हो रहा है और सन स्टार्ट हो रहा है, ये एक अच्छा टाइम पीरियड है। इनफैक्ट सन कब खत्म हो रहा है? 24 नवंबर 2028 में। और सन के खत्म होते ही मैं देख रहा हूँ आगे अब इन नेटिव का मून आ रहा है। मून एक न्यूट्रल प्लैनेट है इनका, और मून कब खत्म हो रहा है? 24 अप्रैल 2030। और मून के खत्म होते ही मार्स आ जाएगा, जो अगेन इनका अच्छा प्लैनेट है। तो एक कुंडली को देखने का पैरामीटर ये हो रहा होता है कि आप ये चेक कर रहे होते हो कि एक इंसान का नेगेटिव और पॉजिटिव प्लैनेट्स का टाइम पीरियड कब कब आ रहा होता है। तो एक तो ये बात तो क्लियर हो गई कि इस नेटिव का नेगेटिव टाइम पीरियड चल रहा है प्लैनेट्स का, बट ये आइडेंटिफाई करना और पिन पॉइंट करना कि कौन से स्पेसिफिक एरिया में इस नेटिव को तकलीफ आएगी, ये मैं आपको आगे की वीडियोस में और एडवांस टेक्निक्स के साथ सिखाऊंगा। बट एक लेमैन के टर्म पे आपको ये समझ आ जाएगा कि किसी का अगर 6 लॉर्ड की दशा चल रही है, किसी की 2nd या 7th लॉर्ड की अंतर्दशा साथ में चल रही है, तो टेक्निकली एक नेगेटिव टाइम ही है उसके लिए। बाकी इन बातों पे बहुत डिपेंड करता है कि जो बाकी के गुड प्लैनेट्स हैं या बैड प्लैनेट्स हैं उनकी प्लेसमेंट कैसी है, उनकी खुद की डिग्निटी कैसी है, उच्च के हैं, नीच के हैं, किसी मेलिफिक्स के साथ तो नहीं बैठे हुए। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल लेंगे हम एक टॉरस असेंडेंट के चार्ट का और उसका महादशा और अंतर्दशा स्टडी करते हैं। तो आप अब जैसा कि इस चार्ट की दशा में देख सकते हैं, इस नेटिव की राहु की महादशा चल रही है और ये कब खत्म होगी? ये खत्म होगी 27 अक्टूबर 2036 में। लाइक आई ऑलवेज सेड, साइड पे हमेशा एंडिंग डेट्स लिखी होती है। तो अब मैं जब इसको फर्दर क्लिक करूंगा तो मैं ये चेक करूंगा कि अब इस इंसान की अंतर्दशा क्या आई है। तो लाइक यू कैन सी दिस पर्सन हैज जस्ट एग्जिटेड हर बैड प्लैनेट दशा, क्योंकि टॉरस असेंडेंट चार्ट्स के लिए हमें ये क्लियर है कि जो उनका 11th लॉर्ड होता है वो एक बैड प्लैनेट है। तो अब देखिए यहाँ पर इस इंसान ने अपना राहु में जुपिटर की अंतर्दशा जो जुलाई 2021 में खत्म हुई थी, ये राहु में जुपिटर की अंतर्दशा एग्जिट मार ली 2 दिसंबर 2023 को। और अब इस कुंडली के अच्छे प्लैनेट्स का टाइम आ गया है। कैसे? क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि जब आगे की जो अंतर्दशाएं हैं वो सैटर्न और मर्क्यूरी की है। अब नाउ इफ़ यू कैन रिकॉल, टॉरस नेटिव्स के लिए सैटर्न उनका 9th लॉर्ड है। क्यों? क्योंकि 9th हाउस में 10 नंबर की राशि लिखी है जो कैप्रिकॉर्न रूल्ड बाय सैटर्न है। और मर्क्यूरी इनका 5th लॉर्ड है। 5th लॉर्ड क्यों? क्योंकि 5th हाउस में वर्गो की राशि आ गई। तो अब मैं इस नेटिव को अकॉर्डिंगली गाइड कर सकता हूँ कि आपका तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया। तो जैसे सेकंड केस में एक पॉजिटिव एग्जांपल था आपके महादशा अंतर्दशा का, तो जब ये नेटिव मेरे पास आए ज़रूर, और उस समय ये अपने बैड प्लैनेट यहाँ की जुपिटर से एग्जिट मारने ही वाले थे, मैं इनको बहुत पॉजिटिवली इनकरेज कर पाया। और वाकई जैसे ये सैटर्न एंटर करे इनकी लाइफ के अंदर बहुत कुछ पॉजिटिव होना शुरू हुआ। एट द सेम टाइम जो पहले के नेटिव थे उनका इवन तो नेगेटिव टाइम था, बट एज एन एस्ट्रोलॉजर आपका काम है उनको गाइड ऐसा करना कि वो प्लैनेट की एनर्जी के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लें। तो ही वेरी वेल अंडरस्टूड एंड एक्नॉलेज्ड द फर्स्ट एग्जाम्पल, द एरीज असेंडेंट नेटिव, दैट अब भी उनका थोड़ा सा नेगेटिव टाइम पीरियड चल रहा है और उनको थोड़े अपने एक्शंस को माइंडफुली आगे प्रोसीड करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड जो ये सेकंड एग्जाम्पल था जिसमें अब आगे सैटर्न का टाइम आ गया, आगे मर्क्यूरी का आना है, इस नेटिव को मैंने बेझिझक गाइड करा है कि आप लोग जो भी आपका उनका एंडेवर है उस पर पूरी मेहनत से अच्छे से विश्वास के साथ आगे बढ़िए। तो एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको ये बेसिक लेवल आना चाहिए कि एक तो आपकी कुंडली कौन से असेंडेंट की है, आपका जो लगन लॉर्ड है वो कैसे प्लेस्ड है,
फिर आपके एक तो गुड बैड मारक प्लैनेट कौन से हैं, और कम से कम नहीं तो आपकी महादशा और अंतरदशा कौन से प्लैनेट्स की चल रही है। ये होता है बेसिक फाउंडेशन लेवल पे जानना कि एक बर्थ चार्ट को रीड कैसे करते हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं और वो आने वाली वीडियोस में मैं डिटेल में कवर भी करूँगा, बट आप सभी लोग इस बेसिक 3 सेगमेंट्स के साथ अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स की कुंडलियों पे वर्क करिए और आप उनको गाइड करिए कि आपकी महादशा अच्छी चल रही है नहीं चल रही, या अंतरदशा कब उनके अच्छे प्लैनेट्स की आनी है। ओके, सो अब मैं ये वीडियो ख़त्म करूँगा। एज आई कैन सेंस ये वीडियो थोड़ी हैवी हो गई होगी आप सबके लिए, बट मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूँगा आप 1-2 बार इस वीडियो को रिव्यू करिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स एक बारी को ब्रशअप हो जाए। आगे की वीडियोज़ को मैं और ईजी वे से इलोंगेट करते हुए और एग्जाम्पल्स के साथ प्रेजेंट करूँगा। एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।